अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज हमारा रेगुलर प्रोग्राम जो कि सैटरडे नाइट स्पेशल हुआ करता है, जनरल शाहिद साहब के साथ, ब्रिगेडियर फ़ारूक साहब के साथ। उसमें आज हमने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें डिस्कस करनी है। ख़ास तौर पे ये जो बेसिस की हमसे डिमांड की जा रही है और उसकी ज़ाहिर है कि इनकार जब हुआ है, तो हम अब देखना शुरू हो गए हैं कि जो इंटरनेशनल फ़ोर्सेज़ हैं, वो एक्टिव हो गई हैं और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल फ़ोर्सेज़ के जो गुमाश्ते हैं पाकिस्तान में, वो भी शुरू हो गए हैं और अब देख रहे हैं कि हर जगह पे एक्टिविटी नजर आनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आपने देख लिया चौधरी फवाद का जो इंटरव्यू था, वो बीबीसी के साथ स्टीवन सैकर्स के साथ, यानी हर चीज में हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई अब एक्टिविटी शुरू हो गई और अनलीश कर दिया गया पूरी फोर्सेस को। ये क्या होगा, इसका तजीजा करेंगे और ये खास तौर पे ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से जो नाम लिए जा रहे हैं, असद तूर पता नहीं कौन है, मैं तो इन लोगों को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन आप बड़े बड़े साफी बन गए। तो वो क्या कर रहे हैं और ओपनली थ्रेट कर रहे हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान को। ये भी जरा चीजें डिस्कस करेंगे। सिंध में क्या हो रहा है, सिंध के बारे में बात करें तो कहते हैं जी कि फेडरेशन खतरे में आ गई है। ये भी जरा चेक करेंगे कि वहां पे क्या मामला चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अब देखें पूरा पाकिस्तान बेहतर हो रहा है माशाल्लाह, और सिंध में कोविड जो है वो बढ़ रहा था। तो ये सिलसिला जो है गवर्नेंस का, इसके ऊपर भी जरा गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल शाहिद साहब। इंशाल्लाह उनसे भी बात करते हैं और फिर ब्रिगेडियर फारूक साहब। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। और हियर कम्स ब्रिगेडियर फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम सलाम इसरार थैंक यू भाई, वेरी मच। ग्रेट टू बी इन योर शो अगेन थैंक विद यू सर, जनरल थैंक मोहम्मद यू वेरी शाहिद। मच। आपका जो लास्ट शो था वो लोगों ने बहुत पसंद किया, और जिस तरीके से आप लोगों ने एक अपबीट सिनेरियो क्रिएट किया था जनरल साहब, वो बहुत ही अल्लाह ताला का शुक्र है कि लोगों ने पसंद किया। थोड़ा सा जरा बात कर लेते हैं, ये जो माहौल हम देख रहे हैं जनरल साहब, ये खासतौर पर बेसिस के हवाले से आपको पता है प्रेशर डाला जा रहा है। मुख्तलिफ लोग जो है मिलने जा रहे हैं, आर्मी चीफ साहब को भी मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब तरीकों से। ये जो अब सूरत हाल बन रही है, और मैंने जिस तरह कहा इंट्रो में कि अब इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं वो अनलीश कर दी गई हैं, और इंटरनेशनल फोर्सेस के जो गुमाश्ते हैं पाकिस्तान में, वो भी अनलीश हो गए हैं। तो ये अब सूरत हाल जो है इसको कैसे हैंडल किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसार भाई, मैं आपको ले जाऊंगा मई के उस महीने में जब पाकिस्तान ने इंडिया की रिस्पांस में एक न्यूक्लियर हमने ब्लास्ट किए थे 5। और उस वक्त भी कुछ लोग ये कह रहे थे, ओह जी हमारे ऊपर सैंक्शंस, हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी, दुनिया टूट पड़ेगी हम पे। कुछ नहीं हुआ। देखिए, कौमें जो होती है ना, वो उसी वक्त बनती हैं जब वो अपने आप को कड़े वक्त में एक किस्म का खड़े होकर दिखाती हैं। ये हमारी एक किस्म की गलती थी कि हमने पहले आके किसी प्रेशर में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हमने इनको ये बेस दिया। और हैरत की बात यह है कि उसी बेस से ड्रोन उड़ते थे और हमारे ऊपर अटैक करते थे। ठीक है ना, ये ज्यादती थी, बहुत बड़ी ये गलती थी। तो हमें सीखना चाहिए इससे बहुत ज्यादा। और देखिए, मकसद कहने का ये है कि दुनिया की एक बड़ी कौमें हैं। मैंने आपको पहले भी एक दफा कहा था कि टर्की ने, इंडिया, अमेरिका ने उनको बड़ा रिक्वेस्ट किया, दे आर मेंबर ऑफ नेटो। उन्होंने कहा नहीं, नो वे, you cannot use our land for staging section or even crossing of logistical supplies, and that is true for Central Asian states। कुछ भी नहीं है हालांकि। तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल, मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ कोई इतना बड़ा प्रेशर आएगा। हमारी माशाल्लाह हालात पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। वॉर ऑन टेरर में वी हैव बीन एबल टू सक्सीड एज नो अदर नेशन सक्सीडेड। हमने दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है। पाकिस्तान आर्मी हर फ्रंट पे नंबर 1 आती है, चाहे वो कोई कैम्ब्रियन पेट्रोल हो, कोई और मार्क्समैनशिप का मुकाबला हो, वो ड्रिल हो। हमारे कैडेट्स बाहर जाते हैं, नाम पैदा करते हैं। हर मुल्क के अंदर पाकिस्तानी फौज की इज्जत बढ़ी है, वकार बढ़ा है। यानी कि ये एक ऐसी जंग थी जो किसी ने नहीं जीती। अमेरिका एक सुपर पावर मार खा के निकला, उससे पहले और लोग निकले, लेकिन हमने देखे, हमने इसको माशाल्लाह अल्लाह के फजल के साथ और कौम की साथ देखें। एक चीज मुझे, मैं अमेरिका में था तो एक मुझे किसी ने अमेरिकन सीआईए की ना एक रिपोर्ट पाकिस्तानी नेशन के बारे में पढ़ के सुनाई। उन्होंने कहा था इस कौम की बहुत बड़ी खूबी है, वन वर्ड, रेजिलियंस। अल्लाह के फजल से हमारे अंदर रेजिलियंस, बहुत रेजिलियंस है। हम गिर गिर के भी फिर भी खड़े हो जाते हैं। हम अल्लाह का नाम लेके हम कहते हैं, या अल्लाह ये तेरी तरफ से आया इम्तिहान, ये भी गुजर जाएगा। और जैसे इमरान कह रहे हैं कि मैं कहा करता था कि मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा गुजर जाएगा, और लोगों ने मजाक बनाया।
बहुत मजाक बनाया कि वो जी वो इमरान साहब तो टीवी पे घबराना आते हैं, ना। कहते हैं घबराना नहीं, घबराना नहीं। अब वही लोग गुन गा रहे हैं। और एक चीज मैं इधर एडमिट करूंगा, यकीन करें, देखें, दुनिया में और पाकिस्तान में जितने इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं वो स्टेट बैंक की तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान की। अच्छा, हमने शुरू में काफी इसके अंदर हमारी रिजर्वेशन थी कि ये बाकिर साहब पता नहीं किधर से आ गए। यकीन करें, स्टेट बैंक की वजह से पाकिस्तान में एक्सेसिबिलिटी टू लिक्विडिटी है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर हुई है, बहुत बेहतर हो गई है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं इसरार साहब, ये जो हमारा प्रोग्राम है एहसास, ये कभी भी 30 लाख से ऊपर नहीं गया। इस वक्त 1 करोड़ 30 लाख लोग और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से मुस्तफीद हो। दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम। मैं कहता और हूँ ये जो कि ये पॉलिटिकल भी शुरू है, हुआ है, पॉलिटिकल भी नहीं है। और पॉलिटिकल भी नहीं है, हर एक को मिल रहा है। और एक जमाने में जब वो बेनजीर वाला था, हमें आते थे टेलीफोन, आप अपना बेनजीर का आके पैसे कलेक्ट कर ले, और पता चलता था बीच में 5,000 वो खुद रखेगा। तो हाँ, माशाल्लाह ये 2-3 चीजें बड़ी अच्छी हुई हैं स्टेट बैंक की तरफ से। और इसके अलावा मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, बात चीजें हैं दे आर हैपनिंग सो रैपिडली कि हमें पता भी नहीं चल रहा। और मेरा बिजली का बिल आया मेरे लैंड का, वो ट्यूबवेल का, ठीक है ना जी, वो 5,000 उससे माइनस हुए रिबेट मिला है, वो 30,000 में से -5। अब किसी ने बताया ही नहीं। इसी तरह कोई और भी मुझे बता रहा था कि किसानों को कुछ और भी रिबेट मिली है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है जी, या इसलिए कि इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं करता, को बता, मगर बहरहाल बताने की जरूरत भी नहीं है। देखें, जो अच्छे प्रिंसिपल्ड अच्छे इक़दाम है उनका असर होता है। लिहाजा कमिंग टू द पॉइंट, मैं ये कहूंगा कि हमें फर्मली अमेरिकन को पोलाइटली और फर्मली दो करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए वी हैव सफर्ड इनफ। इट कॉजेज अ रिएक्शन ऑल अक्रॉस द कंट्री। और इसके उन लोगों को जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, उनको एक सबूत मिलता है कि पाकिस्तान जो है ना जी, वो अमेरिका के साथ दे रहा है, और वो शुरू वेपन्स लेके हमारे हाँ, तो खिलाफ शुरू हो शुरू हो जाए। जाती है, ठीक बात, शुरू हो ठीक बात, जाती है। और ठीक। ये इमरान का बड़ा अच्छा स्टांस है शुरू से कि इट हैज in fact our participation war on terror has fueled more insurgency in Pakistan and ठीक। we have अच्छा suffered enough। फारूक भाई, आपसे जरा मैं पूछूं कि इस हवाले से आपकी टेक क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब के साथ मुख्तलिफ लोगों का इंटरेक्शन जो है, एंगेजमेंट चल रही है, कॉल्स भी आ रही हैं। अभी कल परसों भी आपने देखा कि नाज़मुल अमूर जो है अमरीकी, उनकी भी मुलाकात खातून की हुई है, और मुख्तलिफ तरीकों से मैसेजिंग जो है वो हो रही है। अब इसमें जाहिर है एक ट्रिकी सिचुएशन है, आर्मी चीफ का के लिए भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन क्या किया जाए कि अमेरिकन को, अब जाहिर है वे आउट भी देना है, वो उन्होंने निकलना तो है ना, अब वो भी वे आउट देते हुए अपनी जो बेसिक्स हैं उनको भी हमने प्रिजर्व रखना है, प्रोटेक्ट करना है। और फिर जो वो चाहते हैं कि ड्रोन्स के लिए हमें बेस चाहिए, हमें वैसे स्टेशन करने के लिए भी बेस चाहिए, तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या चॉइस क्या है हमारे पास? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि ये वो दौर नहीं है डू मोर वाला दौर, जनरल मुशर्रफ के जमाने में जो शुरू हुआ था। अब वो दौर खत्म हो गया, और वो नहीं, वो वाला दौर भी नहीं है। अगेन सॉरी टू मेंशन वही जनरल मुशर्रफ का जिसमें उन्होंने कहा था कि यू आर विद अस और यू आर विद अगेंस्ट अस, यू आर अगेंस्ट अस। देखें, ये पाकिस्तान में दिस पाकिस्तान हैज चेंज्ड, क्योंकि हमने इतना सफर किया है बाय ज्वाइनिंग द अमेरिकन वॉर ऑन टेरर, जो कि हमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, और जो हमने उनको शमसी एयरबेस दिया, और हम जलीलो ख्वार हुए कि वहीं से ड्रोन उठते थे। और पीपल्स पार्टी के दौर में 325 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुए, और वो मैं तो ऑनेस्टली मुझे तो मैं तो पता नहीं था इतना। हम समझते थे अफगानिस्तान से उड़ के आ रहे हैं भाई, बागराम एयरबेस से या पता नहीं किधर से। वो एक्चुअली पाकिस्तान से उड़ते थे और आके फाटा में हमारे लोगों को मारते थे। ठीक है, वहां पे दहशतगर्द भी थे, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि बड़े उसमें अपना इनोसेंट लाइव्स और पाकिस्तानी की लाइव्स वर लॉस्ट जब ये ड्रोन अटैक्स हुए। लेकिन अब हालात ये हैं, अमेरिका को हमने एक किस्म की फेस सेविंग दी है, बड़ा एहसान किया उनके ऊपर कि उनका एग्रीमेंट करवा दिया है अफगान तालिबान के साथ कतर में। नंबर 1, उनको फेस सेविंग एग्जिट मिल रही है। और हाँ, सिर्फ जिस चीज पे मुझे इतराज नहीं है कि चले ठीक है, वो आपने पहले कभी एग्रीमेंट 2001 का साइन किया हुआ है कि ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो ये पहले यूज करते रहे अपने लॉजिस्टिक मूवमेंट के लिए फ्रॉम कराची टू अफगानिस्तान वाया तोरखम एंड चमन, तो चले उनके जो लॉजिस्टिक्स जानी थी या वहां से लॉजिस्टिक्स आते थे अफगानिस्तान से, इनके जो कॉन्वॉयज होते थे,
इक्विपमेंट के आ रहे जा रहे हैं, तो वो हमने इनको राहदारी दी हुई थी। अभी भी वो एग्रीमेंट, वो राहदारी कायम है, और खास इसलिए कि अब इनके जो वहां से अगले चंद महीने में एवैक्यूएशन होती है, मिलिट्री इक्विपमेंट ने निकलना वहां से, तो ठीक है, वो इनको एक आप पैसेज दें, सेफ पैसेज यहाँ से निकलने का। और दूसरा, एयरलाइन ऑफ कम्युनिकेशन, एयर स्पेस का इस्तेमाल, वो उस वक्त भी एयर स्पेस का इस्तेमाल, क्योंकि इनके वो जो एयरक्राफ्ट होते थे वो जनाब गल्फ से उड़ते थे, या अरेबियन सी में जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर थे वहां से उड़ते थे, ऑपरेशन करते थे, एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में। तो चले वो ठीक है, वो भी आप कह सकते हैं कि अगर जरूरत पड़ी इनको कोई वहां पे फिर कोई दहशतगर्दी, कोई ज्यादा हालात खराब हो गए, अगर ये भी एयर स्ट्राइक करेंगे तो ठीक है, वो हमारे इंटरेस्ट में, लेट इट हैपन। लेकिन बेसिस सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के अवाम इस चीज को बिल्कुल पहले भी रद्द कर चुके हैं, और इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सवाल ही नहीं पैदा होता। फॉरेन ऑफिस ने क्लियरली कह दिया कि बेसिस जो है उनकी कोई ऐसी बात नहीं हो रही। हाँ, मोई यूसुफ साहब जेनेवा में गए और उनको मिले हैं उनके अपने काउंटर पार्ट को, उस पर अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ कि वहां पे जो मुलाकात हुई है, क्या तो ये रहे हैं कि अमेरिका के साथ जो एक नया बायलैटरल टाइज है, इकोनॉमिक मतलब नो सिक्योरिटी रिलेटेड जो टाइज हमारे बायलैटरल रहे हैं, उससे निकल के इकोनॉमी, पीपल टू पीपल ट्रेड वगैरह, उस तरह की ज्यादा पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात होंगे। मुझे उस पर कोई इतराज नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े वगैरह वगैरह। तो अफगानिस्तान में जो मेन मसला है, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बताया और जाहिर है सब लोग जानते हैं कि जनीवा में मोईद यूसुफ का जाना और वहां पे मुलाकातें करना, और अभी हमें पता नहीं है कि उसमें क्या क्या चीजें वो जो है वो कमिट करके आए हैं, क्योंकि हमें तो बताया नहीं जा रहा। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, ये मुझे नहीं पता इनका काम क्या है, किस लिए आए हुए हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये अंदर अंदर से कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। एक चीज तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने खास तौर पर ये जो वॉर ऑन टेरर हुई थी, मैं जनरल साहब से भी ये क्वेश्चन पूछूंगा और आपसे भी, कि व्हाई डू वी अंडरसेल आवरसेल्व्स, कि हमने देखा है कि जब भी, अब देखिए ना, उन्होंने यहाँ से हमारी सड़कों का बेड़ा गर्क करके रख दिया, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क करके रख दिया, और हमने उनसे पैसे भी नहीं लिए, हालांकि उनके बजट में सारा कुछ होता है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आपकी बात सही है, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, हमने हमेशा अपने आप को, वी सोल्ड आवरसेल्फ ऑलमोस्ट एवरी टाइम वेरी चीपली। हमने अपनी पोजीशन को लेवरेज नहीं किया, हमने अपने इंटरेस्ट को, जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उनको हमने लेवरेज नहीं किया। हमारी जियो पोलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसको हमने सही तरीके से अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किया। कम से कम हम बहुत कुछ कर्जे जो है वो माफ करवा सकते थे कि अच्छा जी हम आपको ये दे रहे हैं, इतना हमें, आप अगर हमें राहदारी के पैसे नहीं देता, फलां फलां ये वो, लेकिन हमारे लोन्स जो है वो खत्म होने चाहिए। इस तरह का हमने कोई, और देखें मेन चीज जो मुझे बड़ा एतराज है कि इतना बड़ा हमने अमेरिकन को फायदा पहुंचा दिया, लेकिन आज भी वो 67 ट्रेनिंग कैंप, आज भी वो 67 बेसेस जो तहरीक तालिबान इस्तेमाल कर रहा है और एंटी पाकिस्तान मिलिट्री ग्रुप्स है, आज भी वो बेसेस अफगानिस्तान की सरजमीन पे कायम है। और हमारे सीनियर मिलिट्री और सिविल लीडरशिप ISI ये जाते हैं वहां पे, और मुझे पता लगा है कि बकायदा, और ये पिछली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी हुआ है कि जनाब वहां से जो हमलों में जो इजाफा हुआ, ये दहशतगर्द जो अक्रॉस द बॉर्डर है, तो पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस, पाकिस्तान आर्मी को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए। और हमने अफगान गवर्नमेंट को, मेरा ख्याल है सुना, ये बड़ा क्लियरली बताया कि जनाब आप बाद आ जाए, आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ फिर इस्तेमाल होनी शुरू होगी। अमेरिकन जो है माइंड कर, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, अमेरिकन निकल जाएंगे, उनका अपना मकसद पूरा हो गया, वो अपनी आंखें फेर लेंगे, दे डोंट केयर। उन बेसिस से इंडियन सपोर्टेड जो मिलिटेंट्स है वो पाकिस्तान पे हमले जो है वो करते रहे। मैं समझता हूँ, शायद मेरी अपनी असेसमेंट है, पाकिस्तान ने अब जवाबी कार्रवाई करनी है और करनी चाहिए अगेंस्ट दोस बेसिस व्हिच आर अक्रॉस द बॉर्डर, वी मस्ट वाइप देम आउट। ठीक है ना जी। सर, ये मैं ऐसे पिछले कई सालों से सुन रहा हूँ, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स और हम लोग ऑफेंसिव डिफेंस, और ये कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। जनरल साहब आप मुझे बताइएगा, एक तो मैं कुछ थोड़ा सा इसके बारे में, इसमें थोड़ा सा ऐड कर लें, खासतौर पे एक तो ये है कि हमारा जो पैराडाइम है पूरे का पूरा, उसमें व्हाई डू वी अंडरसेल आवरसेल्व्स, कि हम लोग क्यों नहीं बार्गेन करते हैं अच्छी तरीके से। अगर आपने चीजें देनी ही थी, MCAS दिया, सब कुछ दिया, और फिर आपने उसके बदले में लिया भी कुछ नहीं, मतलब ये हमारा पैराडाइम क्यों नहीं चेंज हो सकता? ये चीज जो है ना जी, इसके अंदर एक्चुअली होता ये है कि वी आर कॉट अनअवेयर। मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊंगा, वी आर कॉट अनअवेयर। हमें थोड़ा सा
सोचने बुर्दबारी की जरूरत है। मैं आपको एक चीज थोड़ी बताऊंगा बिफोर आई प्रोसीड फर्दर। हम विजिट पे गए यूएसए 2006 में। अच्छा, इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग कुछ और थी। एज सून एज वी लैंडेड इन पेंटागन, देयर वाज अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर। पेंटागन के अंदर जो 3 स्टार था, he started off with a presentation in which he gave the data, how many tons of fuel, how many tons of general goods, how many tons of armored vehicles, मतलब कितनी सप्लाईज पाकिस्तान से डेली गुजरी है उनकी। अच्छा, वी वर फ्लैबरगास्टेड कि हमें भी नहीं पता। और उसने कहा हम सलाम करते हैं पाकिस्तानी फौज को, हम सलाम करते हैं पाकिस्तानी कौम को जिसने हमें इजाजत दी, वरना हम तो वहां जंग कर ही नहीं सकते थे। आई टेल यू वन थिंग, एक्चुअली थोड़ी सी बात ये है कि ये एक थोड़ी सी हमारे अंदर एक बेसिकली जो चीज है ना, एक कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं एज ए नेशन, वो थोड़ा सा लीडरशिप में नजर नहीं आता। वरना बात सारी है, जब उन्होंने कहा था यू आर विद देम और अस, इनफैक्ट अगर हम कह देते ना तो ये जंग लड़ ही नहीं सकते थे, कुछ भी वो नहीं तो कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते थे। देखिए मेरी बात सुने, स्टेफन कोन ने कहा था 200 बिलियन के नेशन को बॉम्ब आउट करना, puts them in a cave is inviting, and that to a nuclear power, क्या a world war, it's not बिल्कुल possible। ये हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आपको और चीज बताऊं, अभी क्या है देखें, अभी भी जो 10,000 के करीब फौजी बैठे हैं इनके और नेटो के, उनके पेपर इधर से ही गुजर के जाते हैं। आप एक महीने के लिए बंद किया था, उनके पेपर खत्म हो गए थे। अब भाई ये एक एक चीज इधर से अभी भी जा रही है, इट्स स्टिल गोइंग। तो सर यही तो मेरा क्वेश्चन है, यही मेरा क्वेश्चन है, दिस इज द वेरी क्वेश्चन आई एम आस्किंग। मैं अभी भी जा रही है और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, वो थोड़ा सा देखे ना, हम इंटरनली इतने इस वक्त एम्ब्रॉयल हुए पड़े हैं। यकीन करें, ये मुल्क डेली टू डेली हम लोग हमेशा इंटरनली एम्ब्रॉयल्ड ही रहते हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैंने देखा है इंडियंस को बार्गेन करते हुए। अब यकीन करें, दे आर सच एन हार्ड बार्गेनर्स। मैं कहता हूँ इंडियन से चाइनीज आर सुपर बार्गेनर्स। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? देखिए ना, एक हमारी मैं एक चीज समझता हूँ, कि हमारा कुछ आपस में जिस तरह हम लोग हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं इंडिविजुअली, हमारा एक रख रखाव का सिस्टम होता है। अमेरिकन के साथ इस तरह का सिस्टम नहीं चलता। वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर साइकी। वो थोड़ा सा इमरान इस बात की तरफ हिट करता है, वो कहता है कि मैं इनको समझता हूँ। बात सारी पता क्या है जी, मैं आपको एक चीज बताऊं। अभी बड़े फारूक ने जो बात की, देखिए इस वक्त टाइम है कि हम बार्गेन करें। हम कहे अच्छा जी हम आपको देते हैं एग्जिट, आप जाएं जिस तरह भी चाहते हैं, निकले यहाँ से, फ्लाइट्स करें जो मर्जी करें, 1 महीने तक फ्लाइट्स करें अपने, वो C-130 नहीं बल्कि C-5 गैलेक्सीज की जो भी करें लेके जाएं। बहरहाल ये करते ही है, इक्विपमेंट काफी सारा छोड़ जाती है, अफगान आर्मी को देके जाएंगे। कोरियन वॉर में भी यही किया, वियतनाम में भी यही किया। इट इज नो गुड फॉर देम, ये तो आगे चले गए, नया इक्विपमेंट इनके पास आ गया इनकी आवाज। बट स्टिल ये जो फारूक, they should close the bases and all those people who are doing cross border attack। मैं आपको बताऊं, अमेरिकन इजाजत के बगैर एक चिड़िया नहीं वहां उड़ सकती। इनके ड्रोन वहां, इनकी सैटेलाइट वहां सर्वेलेंस कर रही है। हाउ कम दे आर यूजिंग दैट लैंड? इनको कहा जाए भाई पहले वो बंद करें, वरना बाद में हम बात करेंगे आपसे। दिस इज द बेयर मिनिमम, दिस इज द बेयर मिनिमम। और यही चीज जो है, ये देखें, मैं आपको बताऊं, बार्गेनिंग की बात हो रही है ब्रिगेडियर साहब, आपको पता है ना कि 70,000 अफगान्स आर गोइंग टू बी एयरलिफ्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान टू द यूएस। ठीक है जी, ये मैं 2 स्टोरीज इसके ऊपर कर चुका हूं। 70,000 लोगों को उन्होंने, उन लोगों को जिन्होंने गद्दारी की और इनके साथ शामिल हुए, इनके इंटरप्रेटर्स बने, इनके ट्रांसलेटर्स बने, इनको सपोर्ट किया, उनको वो एयरलिफ्ट करें। अफगानियों ने अपनी बार्गेनिंग कर ली है, हम लोग नहीं कर पाते। हम लोगों को देखें, उन्होंने अभी जो रिफवाद का जो इंटरव्यू था उसमें देखें किस तरह उन्होंने ग्रिल किया, फिर उन्होंने अपने गुमाश्ते जो है अनलीश कर दिए हैं। आपके जर्नलिस्ट जो हैं वही नहीं मान है, जिनके साथ आप शो कर रहे होते हैं रोज, वही नहीं मान है, वो रोज आपको थ्रेट कर रहे होते हैं। देखिए एक चीज मैं बता दूं कि आप सिर्फ तरीके तालिबान की बात ना करें, जो काफी ग्रुप मर्ज होके एक अम्ब्रेला में आ गए। वहां पे 4-5 हजार दाइश के लोग हैं जिनको यही CIA, यही अमेरिकन और यही मुसाद वाले और रॉ मिलके वहां पे लेके आए थे कि उनको पाकिस्तान पे अनलीश करेंगे। तो दाइश वाले भी वहां पे बैठे हुए हैं। अब ये लोग निकल जाएंगे, सॉरी मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता था लेकिन फिर वो गलत हो जाएगा, अनपार्लियामेंट्री वर्ड है।
यूट्यूब के ऊपर। लेकिन बहरहाल ये लोग बदमाश लोग निकल जाएंगे और वो आप देखेंगे पीछे वो एक अजीब किस्म की लड़ाई शुरू हो जाएगी। अफगान तालिबान एक तरफ, तहरीक तालिबान के लोग एक तरफ, दाइश वाले एक तरफ, एक अजीब वहां पे सिविल वॉर टाइप हालात होंगे। अफगान आर्मी एक तरफ, अफगान गवर्नमेंट एक तरफ, और ये लोग निकल जाएंगे और पाकिस्तान को फिर वो तमाम मसाइल को हैंडल करना पड़ेगा। इंडियंस विल जंप इन मोर एंड दे विल बी मोर एक्टिव इन अफगानिस्तान। और पाकिस्तान ने अभी फिर स्टेटमेंट दी है, कहा है हमारे ये खासकर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कि जनाब अफगान गवर्नमेंट जो है ये स्पॉयलर्स, जो लोग स्पॉयलर्स का रोल कर रहे हैं, ऑब्वियसली इशारा पूरा इंडिया की तरफ था कि इनको कहें कि ये बदमाशी बंद करें अफगानिस्तान में। लेकिन अच्छा, मैं दूसरी एक आखिरी पॉइंट देखिए, चाहे हाँ। वो इंडिया है चाहे वो अफगान गवर्नमेंट है, बैक पे यूएसए है। Actually, the strings are being pulled. मैं यही कह रहा हूँ, this is the bargaining chip. We must talk to them straight into the eye और say ये इंडिया का कोई रोल नहीं होना चाहिए, and they are actually mindful of that. उनको ये point driven home हो चुका है। ये इस चीज से they are cognizant of this fact कि पाकिस्तान is very sensitive. साफ उनके कई कमेंटेटर कहते हैं इंडिया का तो बॉर्डर ही नहीं वहां लगता, इंडिया का क्या रोल है? पाकिस्तान का तो डायरेक्ट रोल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी they are interlinked but nothing to do with India. तो अमेरिका के बेसिकली आप दोनों भाई हमारे जो है ना वो ये कह रहे हैं। मेरा 4 साल का तजुर्बा वॉशिंगटन का, अमेरिकी के तमाम सेगमेंट और पेंटागन में भी 4-5 मरतबा वो जाने का मौका हुआ विद द डिफेंस अटैची। मैं बात कर रहा हूँ 1996 से 2000। तो मेरा वहां पे उसके बाद मेरा तो बड़ा क्लियर है अपना इसमें माइंड कि अमरीकियों का बात करने का उनसे तरीका एक ही है, बात मनवाने का, यू लुक इनटू द आईज, उनसे आंखों में आंखें डाल के बात करें, दे विल बैक ऑफ, वो पीछे हट जाएंगे। आप कमजोरी दिखाएंगे वो आप और उनके साथ 2+2 की बात करें, 2+2 4 की बात करें, ये करेंगे तो ये देंगे, ये करेंगे तो ये लेंगे। अभी आप देखें ना, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने कितना फैसिलिटेट किया अफगान पीस प्रोसेस, उनका डायलॉग अफगान तालिबान के साथ। जब हम ये कर रहे हैं, एट दैट टाइम दे स्टॉप टर्की, वो जो हमारी टर्की के साथ अटैक हेलीकॉप्टर्स की डील है, 30 अटैक हेलीकॉप्टर, क्योंकि उनमें एक अमेरिकन इंजन लगा हुआ है, तो बस जनाब हमारी तेल को ट्विस्ट करने के लिए, और पता नहीं और क्या चाहते हैं हमसे, शायद बेसिस और ये तमाम चीजों पे अभी भी हम पे प्रेशर डाल रहे हैं। और आपकी बात सही है, अमेरिकन कॉन्सुल जनरल जो है अपना इस्लामाबाद में, मेरा ख्याल है 3 मरतबा पिछले 4 हफ्ते में वो आर्मी चीफ से आके मिल सकी है। हर हफ्ते में देख रहा हूँ मुलाकात हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो कुछ चीज है जिसपे अच्छी बात है। मैं बड़ा खुश हूं कि हुकूमत पाकिस्तान हमारी कौमी सलामती के दायरे बिल्कुल फर्म खड़े हैं कि हमने अपने इंटरेस्ट को के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि वो जानते हैं ये बात जो है ये पाकिस्तान के अवाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही बात है जो मैं कह रहा हूँ कि आई विश कि ऐसे ही हो, लेकिन आज देखिए, आज 20 साल के बाद आप भी कह रहे हैं कि उस वक्त ये जो हमने सुना था कि आप हमारे साथ हैं या हमारे अगेंस्ट हैं, तो हमारी लीडरशिप ने बुज़दिली दिखाई थी। ये ना हो कि आज वो लैंग्वेज अमेरिकन वो लैंग्वेज नहीं कर रहे, उनमें अब हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान से उस किस्म की जबान में बात करें। अब हमारी मिलिट्री लीडरशिप का माइंडसेट भी बदल गया है। सिविल लीडरशिप जो है, जाहिर बात अंडर इमरान खान, वो तो आपके ख्याल में वो किसी के दबाव में आता है, सवाल नहीं पैदा नहीं। एक फैक्टर और इसरार भाई, बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। 20 साल पहले 80% पाकिस्तान वाज यूजिंग अमेरिकन इक्विपमेंट, चाहे वो नेवी, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो। नाउ पाकिस्तान इज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट। हमारे पास अब 90% इक्विपमेंट नॉन यूएस बेस्ड है, बल्कि हम जब यूएसए गए तो इनडायरेक्टली उन्होंने ये एक बात कही हमसे एक बात कही, उन्होंने कहा हम इधर प्रीच करते हैं कि इफ यू वांट टू हैव इन्फ्लुएंस इन पाकिस्तान, give them military aid। ये हमारा एक फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा टूल है, so that we can influence them। They will get out of our influence, go into out of our orbit if they don't have our equipment, and that stage has come। Literally that stage has come। अल्हम्दुलिल्लाह अब चाइनीज टेक्नोलॉजी, अब आपको पता है ये जीपीएस जो था, it was a big tool in the hand of US। तमाम दुनिया की एरियल एक्यूरेसी उस पर डिपेंडेंट थी, navigation। Beidou has overtaken it। The Chinese satellite system has overtaken it, and we have, mashallah, tested our Gauri on Beidou now। ये पिछले तो हमने उस पे उसको डाल दिया है, लिहाजा
अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा हूं कि काफी सी चेंज एनवायरनमेंट आ चुका है। सर अल्लाह करे हमारी तो दुआ है ये ऐसा हो सके, हेलो, और हमारी जो लीडरशिप है उसमें इतनी जान हो कि वो इनको आंखों में आंखें डाल के, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हम आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें और उनको समझ सकें कि इनके साथ डील कैसे करना है। अच्छा, एक तो ये मुझे बताएं, जो हमने बात शुरू में की थी कि ये जो अनलीश हो गई हैं फोर्सेस, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, और खासतौर पे मैं देख रहा हूँ कि जो सहाफी बरादरी है वो एकदम से एक्टिव हो गई है और उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है। ब्रिगेडियर साहब, इस पे आपने कमेंट नहीं किया? देखिए, मैं क्विकली ये कह दूं बिफोर यू गो टू जनरल शाहिद, हुआ ये है कि जब से पाकिस्तान ने ये इसराइल के खिलाफ फलस्तीन के इशू पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया शाह महमूद कुरैशी साहब ने। क्या बात है, इस हद तक कि जब वो वापस आए, आपने उनकी मशहूर तस्वीर देखी कि कुछ लोग उनके पैरों को हाथ लगा रहे थे। मैंने आज तक कभी किसी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर के वापसी के टूर के ऊपर लोग उनको जो एयरपोर्ट पे लेने आए हों कि वो जनाब उनके पैरों को हाथ लगा रहे हो, मीन्स के पाकिस्तानी कौम वाकई समझी और जज्बाती हुई है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि यार ये बंदा जो है ये बड़ा जबरदस्त बात करके आया एट द यूनाइटेड नेशन। कैसे वो फलस्तीनियन को लेके, फॉरेन मिनिस्टर टर्किश को लेके गए और कैसे प्रेशर जनरेट किया इन्होंने, एंड ही वाज द आर्किटेक्ट। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये तमाम इन्होंने पहले ये कोऑर्डिनेशन कर लिया हुआ था, तब ये गए कुरैशी साहब। माय पॉइंट है, तो उसके बाद आप देखें क्या हुआ, सहाफियों की बात। इजिप्ट मजबूर, इसराइल मजबूर हो गया सीज फायर पे। नाउ व्हाट हैज हैपेंड है कि अब यही फोर्सेस, इंटरनेशनल मीडिया वाले कुछ चैनल में जो रोग एलिमेंट्स हैं और जो कि हमेशा मौके की तलाश में होते हैं कि पाकिस्तान में वो मौका हमें मिल जाए तो हम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को जनाब उनको डिफेम करें, उनको क्रिटिसाइज करें और एक कैफियत शुरू कर दें। उनके प्रॉक्सीज है यहाँ पे ओवरवेलमिंग बाय एंड लार्ज पाकिस्तान का मीडिया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं क्योंकि मुझे भी 12-14 साल हो गए इनके साथ काम करते हुए। ओवरवेलमिंगली वो बहुत पेट्रियोटिक है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करते हैं और पाकिस्तान रियासत के जो नैरेटिव्स हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए वो तमाम बातें हैं। लेकिन बीच में जारी बात एक एलिमेंट है जो कि बाहर की तरफ ज्यादा देखता है और बाहर के इशारों पे चलता है। ये चंद लोग हैं, मुट्ठी भर, उनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। मिसाल कहता है हामिद मीर साहब, मैं खुल के बात करता हूँ, हामिद मीर इज वन पर्सन। अब ये छोकरा असद तूर, ये तो सहाफी नहीं है, ये तो ही इज डिस्ग्रेस टू सहाफत। ये तो मुझे आज एक सीनियर जर्नलिस्ट ने फोन किया, फिर मैंने 3 ट्वीट भी की। उसने कहा ब्रिगेडियर साहब ये तो एनएलई, वो एनएलई नहीं होते हैं जो अपने एडिट करते हैं टेलीविजन प्रोग्राम को, नॉन लीनियर एडिटिंग। तो क्योंकि मैं भी चैनल में रहा हूं तो इसलिए मुझे ये टर्म याद है। उन्होंने कहा जी ये तो उस किस्म का जूनियर छोकरा है, वो कहीं जाके उसने यूट्यूब पे चैनल करके जरा बकवास वाली लैंग्वेज शुरू कर दी तो वो जनाब पीएमएल का जो मीडिया सेल था उनको पसंद आ गया, शरीफ फैमिली को। उन्होंने कहा आज भी हमारे साथ है, तो आ जाओ भाई। फिर कुछ और जो लिबरल चंद लोग थे जो कि इनका बड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशन है एंड अलाइन विद द पीएमएल ग्रुप, वो जो अपना शरीफ फैमिली, उन्होंने इसको थोड़ा ऑन बोर्ड लिया। ये ज्यादा लाइमलाइट में आया काजी फायद ईसा साहब के केस में, जिसमें ये बड़ी रिपोर्टिंग करता था कि इस हद तक देखे कि जब परसों इसका ये वाकया हुआ, जो मैं समझता हूँ एक सेल्फ स्टाइल, एक ड्रामा, एक टोटली एक रोग शख्स जो है, कि मैं तो पहले वाकई समझा, पहली खबर आई कि पता नहीं बंदा जो है काजी सीरियस इंजरीज, सीरियस इंजरीज। मैं कहा पता नहीं क्या हो गया। वो 2 बाजू पे हल्की सी पट्टियां बांध के वो कल सारे प्रोसेशन डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। काजी फायद ईसा साहब एंड हिज वाइफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैंने खबर सही, आई एम श्योर मैंने सही पढ़ी है, वो जनाब इसके घर गए, इसको मिलने गए। आप मुझे बताएं, एक तभी तो इन लोगों को ये हैं छोकरे, लेकिन कोई एजुकेशन नहीं है, कोई ग्रूमिंग नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ ये है कि ऑब्वियसली ये प्रॉक्सी बन गए, चाहे वॉइस ऑफ अमेरिका है, बीबीसी है। फारूक साहब एक चीज देखें आप कि जिनका आपने और थोड़ा शोहरत मिल गई है और जारी बात है पैसा नहीं मिला होगा। उस तरह के मुख्तलिफ लोग जिनको आप एंटी स्टेट भी कह सकते हैं, आप जो भी कह लें, वही लोग जो हैं उनको बड़े बड़ी मीटिंगों में बुलाया जाता है, बड़े बड़े वीआईपी प्रोटोकॉल्स भी दिए जाते हैं। तो ये डायकोटमी नहीं है, ये खुला तजाद नहीं है। बड़े बड़े टॉप हमारे जर्नलिस्ट भाई, जेन्युइन प्रोफेशनल सहाफी जिनको मैं कहता हूँ, माशाल्लाह आपकी कैटेगरी के लोग, आपके लेवल के, आपके स्टेचर के लोग, वो मुझे लाहौर में कहते हैं कि ब्रिगेडियर साहब फिर मेरा ख्याल है कि अगर हम भी फिर हामिद मीर बन जाए। मैंने कहा क्या मतलब है? उन्होंने कहा जी हम फिर इस तरह करते हैं
हम भी फौज को और आईएसआई को दबा के क्रिटिसाइज करते हैं और हमें तो फिर बड़ा वीआईपी स्टेटस मिलेगा, हमें शादियों पे भी बुलाया जाएगा, पार्टियों में भी बुलाया जाएगा, ब्रीफिंग पे भी बुलाया जाएगा, फ्रंट रो में भी हम बैठे होंगे। और मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, ये चीज नहीं है। अपना मकसद सारा ये है एस्टैब्लिशमेंट का कि ये लोग भटक गए हुए हैं, कुछ लोग भटक गए इस वक्त, या कुछ को ये पीएमएलएन इन लोगों ने एक गलत लाइन पे लगा दिया है। तो एस्टैब्लिशमेंट की गालिबन सोच ये है कि भाई ये भटके हुए लोग हैं, साफी भी इसमें कुछ 5-6 शामिल हैं, तो ये खुद ब खुद इनको समझाओ, इनके इससे प्यार से इनके साथ डील करो और इनको बताओ कि भाई ये आप काम जो है रियासत के इंटरेस्ट के खिलाफ कर रहे हैं, आप ये मत करें। ये जो भटके हुए लोग हैं, मुझे नहीं सुने ना, और आपको ये जो भटके हुए लोग हैं, नहीं सुने मेरी बात, और बाहर क्यों है ये सुने, और बाहर के लोग जो हैं, बाहर की ताकतें जो हैं, वेस्टेड फोर्सेस, वो आपको गुमराह कर रही हैं, आपको इस्तेमाल कर रही हैं। तो लिहाजा ये मत करें और आप राह रास्ते आ जाए। मेरा ख्याल है दैट इज द स्पिरिट जिसकी वजह से इनको फिर आईएसपीआर के ब्रीफिंग में भी बुलाया जाता है या कोई और ब्रीफिंग में भी बुलाया जाता है, तो ये उधर जाते हैं। लेकिन आपकी बात सही है, मैं समझता हूँ कि अभी हमारे इदारों को भी जरा सोचना चाहिए कि ये, क्योंकि फिर बाकी लोग जो हैं, ये बात मेरी इंपॉर्टेंट है, तो बाकी हमारे जो बेहतरीन सहाफी प्रो पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए दिन रात लड़ते हैं, जिस तरह उन्होंने वॉर ऑन टेरर पे और इंडियन मीडिया को जो काउंटर किया, वो फिर मेरी बात सुने, बीइंग प्रो पाकिस्तान डजंट सेल, प्रॉब्लम ये है, बीइंग प्रो पाकिस्तान डजंट सेल। ना, इनको यूज करते हैं, इन चंद लोगों को फिर बाहर वाले लोग यूज करते हैं, चाहे वो इसराइलीज हो। अब आप नहीं, मैं एक लास्ट बात कह दूं, अब हामिद भी ने कल क्या कहा, एक तो आपके जी ये जब हम इनके साथ बैठते हैं तो ये इसराइल की रिकग्निशन की बात करते हैं, तो जाहिर बात इदारों की तरफ वो हिंट कर रहा था, ये गवर्नमेंट की तरह, हालांकि यही गवर्नमेंट है जिन्होंने जाके क्या इसराइल के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया है ना, खुल के गए यूनाइटेड नेशन में, खुल के बात की है। तो जाहिर बात तो बाहर के लोगों को तकलीफ तो बड़ी है कि जनाब ये तो पाकिस्तान तो छा गया थी इंटरनेशनल लेवल, तो लिहाजा इनको थोड़ा सा जरा चाबी दो इनकी अपने बंदों के थ्रू। ये है सारी गेम। अच्छा जनरल साहब, आपकी तरफ आता हूँ। एक तो ये है कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा कमेंट कर लें कि हम लोग क्यों इनसे डरते क्यों, और दूसरा इसमें थोड़ा सा इसमें सिंध का मामला भी जरा डिस्कस कर लीजिए कि सिंध में जो हो रहा है उसके ऊपर भी, क्योंकि हम आखिरी लम्हात में है, मेरा ख्याल है उस पर भी जरा डिस्कस कर लें थोड़ी सी। जी 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 पहले 2-3 चीजें। एक चीज तो ये है कि इमरान खान ने आते ही ये जो चैनल्स के ऊपर इनकी जो एडवर्टाइजमेंट की फी 1/10 कर दी, किसी की खत्म कर दी। एक पाकिस्तान की टेलीविजन के ऊपर एक सी चेंज आ गया। मैं कहता हूँ जोल्ट आया किसी को, अगर गौर से देखे बड़े बड़े एंकर उड़ गए हैं। तो हुआ क्या है पाकिस्तान में कि जनरली आप मिले ना किसी से, दे आर बेटर। वो इमरान खान के साथ ये यार हमारी रिस्क पे ही लात मारी है इन्होंने, क्योंकि ये। दूसरी चीज ये कि देखें ये जो बात हुई है ना, क्या कहते हैं, इमरान खान की गवर्नमेंट की पिछले 2-3 हफ्ते में जो सक्सेस डेली एक गुड न्यूज आई है, उससे ये लोग बुखला गए हैं। बिकॉज इनको ये अब नजर आना शुरू हो गया कि अगला इलेक्शन जीत गया तो वी आर गॉन, ये इनके लिए आखिरी चांस है। अब ये कर क्या रहे हैं, ये अब इमरान खान को ये टारगेट करने की बजाय ये कह ये रहे हैं कि फौज इनको लेके आई थी, लिहाजा ये फौज को टारगेट करती है, और आगे से कह रहे हैं कि जी ये इनको लेके आई, एक तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं चलते चलते कि मैंने पिछले इलेक्शन में 5 जगह जाके चेक किया था, फौजी सिपाही सिर्फ खड़े थे ताकि धांधली ना हो। इस दफा धांधली नहीं हुई, और ये इसलिए। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि जो ब्रिगेड फारूक, देखें पाकिस्तान ने, आपने वो वीडियो देखी होगी इस्माइल हानिया की, जिसने पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया, किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, टर्की का नाम नहीं लिया, उसने कहा मैं अखू पाकिस्तान, अखवान पाकिस्तान की तारीफ करता हूँ, शाह महमूद कुरैशी की, पाकिस्तानी पाकिस्तानी कौम को सलूट करता हूँ, वो हमारे शाना बशाना कर रहे हैं, हमारी कॉज को आगे किया। ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल इवेंट। तो क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं कि हमास को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हमास को एक्सेप्ट करके उसको एज ए लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये फलस्तीनी लोगों की नुमाइंदा जमात? अब मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने सेनेट में ये बात कही है।
देखिए मेरी बात सुने, ये एक कॉमन लायबल होना चाहिए। को ये अकेले पाकिस्तान के करने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक कॉमन एक स्टांस होना चाहिए। हम ख्याल मुल्कों का पाकिस्तान समेत। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूं कि जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में पाकिस्तान की पजीराई हुई है उससे ये जल बुन गए हैं, ये हामिद मीर या लिबरल जितने हैं, और ये रिएक्ट इसलिए कर रहे हैं। इसके मुंह से जो बातें निकली हैं, ही हैज स्टूप्ड सो लो, ये तो खवातीन पे आ गया इसने जो बातें करनी शुरू की हैं। मैं कहता हूँ हैरत की बात। तो देखें रिएक्शन क्या होना चाहिए। एक चीज में फौज कमजोर है और वो है लीगल अफेयर्स। मैं चाहता हूं फौज को एक स्ट्रॉन्ग लीगल अफेयर्स का डिपार्टमेंट बनाए, अच्छे अच्छे वकील को रखे और इन पे हरजाने करे तो और आपका उसके जैक ऊपर ऐसे डिपार्टमेंट केस क्या करे। कर रहे हैं सर? आपका जैक डिपार्टमेंट किधर है फिर? ओ यार, उसमें 2-3 लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर, वही तो कह रहा हूं ना, कमजोर है वो। उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। वी मस्ट मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीगल डिपार्टमेंट इन द आर्मी आजकल के हालात के हिसाब से, जो ऐसे लोगों को टैकल करे। चलें ब्रिगेडियर साहब, एक बात मैं फाइनली क्विकली कह दूं, सिंध का कल हामिद कराची से देखे, मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई है पाकिस्तान में। एक शख्स है 15 लाख के ऊपर, जिसके दोनों बाजू काट रहे हैं, नाक काटा जा रहा है, यानी कि वो जिंदा शख्स, और उसके कान काट रहा है। और वो लोग वही डाकू शाकू हैं, वो कर रहे हैं ये काम। और इस वीडियो ने हिला के रख दिया सबको। अच्छा, कहने की बात ये है, इन ऑल दिस मेल्यू इन विच ये मरियम है और ये शहबाज ड्रामेबाज हैं, और कभी नवाज शरीफ और कभी ये हामिद नूर है, वी आर लूजिंग साइट कि सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है जहां पे कोई कानून ही नहीं है। लेट्स नाउ ओन सिंध आल्सो बीइंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान। लेट्स पे अटेंशन टू इट। गवर्नमेंट को भी, लोगों को भी चाहिए, मीडिया को भी चाहिए, सोशल मीडिया हाईलाइट व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। कितने वहां डाके, कितनी स्ट्रीट क्राइम इन कराची हैज रीच्ड अ मैमथ प्रोपोर्शन। वहां अंदरून सिंध में जिंदगी अजीरन है, कोई रह नहीं सकता। और जनाब भुट्टो जिंदा है अभी भी। व्हाट फॉर, ये और फिर हुक्मरान 18वीं है वहां तरमीम भी के। जिंदा है ना देयर जी। शुड बी 18वीं टोटली, तरमीम जो है, 18वीं तरमीम ने आके बेड़ागर करके रख दिया। देयर शुड एक बी चीज टोटली फाइनली फाइनली ब्रिगेडियर डिस्क्रेडिटेड। साहब, एक चीज मुझे जरा बता दें कि एक तो अच्छी खबर पे नोट एंड करेंगे, वो ये है कि एक बहुत बड़ा जो टारगेट इमरान खान साहब ने आज एक्नॉलेज किया कि एफबीआर के रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े जबरदस्त आने शुरू हो गए हैं जी। आपने पहले कह दिया, मैं अभी आपको आपके प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहता था। पाकिस्तान की तारीख में आज मैंने खबर पढ़ी, मैं यकीन बड़ा खुश हुआ जब ऐसी खबरें आती है, तो यू फील वेरी हैप्पी। 4,100 अरब रुपए एफबीआर ने रेवेन्यू रिकॉर्ड कलेक्ट किया है। लास्ट ईयर इस गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया था 3,800 अरब। और याद रखें, ये कोविड का दौर है, कोविड इकोनॉमी में ये सब कुछ हो रहा है। अगर ये कोविड ना होता तो ये 4,100, और अब अगले एक महीना रहता है, दे आर लाइकली टू क्रॉस 4,500 अरब रुपया का रेवेन्यू टारगेट बाय द 30th जून। शायद 4,700 पे भी चले जाए। नंबर 1। नंबर 2, अभी हम बात कर रहे थे स्टॉक एक्सचेंज। मैं तो कल खुद परेशान हो गया, मीडिया परेशान हो गया। तभी तो ये लोग जो पाकिस्तान को खुश नहीं देखना चाहते, पाकिस्तान को पॉजिटिव नहीं देखना चाहते, वो तो मैं कहता हूं उनको सांप सूंघ गया कि हमारी स्टॉक मार्केट 47,000 को क्रॉस कर गई है। और मैं समझता हूं कि ये जाएगी अगले 2-3 महीने में। बजट बड़ा प्रो फ्रेंडली, अवाम फ्रेंडली बजट आ रहा है। इंशाल्लाह सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, लोगों को मराद भी मिलेंगे, पेंशनर्स की पेंशन भी बढ़ेगी। और ये हमारा जो स्टॉक मार्केट है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बजट के बाद ये अगले 6 मंथ के अंदर, फर्स्ट 3 मंथ में 50,000 क्रॉस करेगा। आपके रिजर्व कल 23 अरब डॉलर क्रॉस कर गए, 23 बिलियन। मुशर्रफ के दौर में भी मेरा ख्याल है 20 से ज्यादा, बहुत शौकत अजीज ने किया था, तीर मारा था तो 20 अरब डॉलर थे या 19 अरब डॉलर थे। 23 बिलियन डॉलर हम क्रॉस कर गए। मेरी असेसमेंट ये दो कि अगले सुपर राइट ट्रैक, अगले 2 सालों में बिफोर द इलेक्शन हम 6% जीडीपी को हिट करेंगे। एंड नंबर 2, वी विल हिट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अबाउट 35 बिलियन डॉलर प्लस, और बाकी वगैरह एक्सपोर्ट्स और ये और दुनिया जलती रह जाएगी, जलती रह जाएगी।
लेकिन मैं समझता हूं कि जो बुरा वक्त था, मुश्किल वक्त था, वाकई बड़ा मुश्किल वक्त था, वो पीछे रह गया। वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सिंध के बारे में एक जुमला मैं कहूंगा, एक जुमला, वहां पे को तो उनके अपने सियासतदान, अपने वजीर, उनके पुलिस के लोग वो डाकुओं की सरपरस्ती करते हैं, उनको वो सपोर्ट करते हैं, उनको से वो भत्ता लेते हैं। तो आपके ख्याल में वहां नाक नहीं कटेंगे लोगों के, अगवा बड़े तावान नहीं होगा, और क्या होगा? इनको तो शर्म भी नहीं आती वहां पे बैठ के, और ये सारी अटेंशन डाइवर्ट करते हैं यहाँ पे, और सिंध के अंदर जो उन्होंने बर्बादी में चाहिए वो तो देखते नहीं पीपल्स पार्टी वाले। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगले इलेक्शन में मैं देख रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो भुट्टो का कल्ट है वहां पे, भुट्टो का कल्ट है, और इनका बड़ा जरदारी, इनका बड़ा कंट्रोल है, ये मार देते हैं जर्नलिस्ट को जो जरा सा इनके खिलाफ बात करें। मेरा ख्याल है ये दहशत के थ्रू, पैसे के थ्रू, और ये खौफ के पैदा करने के थ्रू ये फिर इलेक्शन जीत जाएंगे 2023 में पीपल्स पार्टी वाले सिंध में। चलें, ये तो जाते आपने कोई अच्छी खबर नहीं दी। अल्लाह ताला करे कि अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। फाइनल कमेंट जी प्लीज। अफवान, आप ये देखिए, आखिरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जो लाइफलाइन है, सिंध दरिया पानी से भरा हुआ है और नहरें खुश्क है। आज सिंध असेंबली में इनके एक मेंबर ने कहा है कि मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस की वजह से पानी नहीं मिल रहा। ये लोगों को चाहिए ये चीज हाईलाइट करें, एंड उनके वडेरों के पास सब कुछ मौजूद है, पानी उनके वडेरों के पास जाता है, पानी चोरी हो रहा है, यही लोग चोरी कर रहे हैं, वडेरे जो है वहां पे चोरी। मैंने देखा भाई सारा सिस्टम इनका। That's what I'm saying. उसको एक्सपोज करने की जरूरत है, और ताकि ये इलेक्शन ना जीत सके किसी तरह। इंशाल्लाह इस पे काम करते रहेंगे और एक्सपोज करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब और ब्रिगेड साहब का भी बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तरह ही बनता हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेच रहो, तू दानी हिसाब कमो बेच रहा। मुझे इसरा किसानों को इस खूबसूरत पैनल के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।